जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर प्रिपेयरिंग वेल और अच्छे से कर रहे होंगे, प्रैक्टिस वगैरह आप लोग कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का विजडम डिफेंस। आई एम नीतीश फ्रॉम दिस साइड। आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी को लेके, पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी का जो पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, वो होगा हमारा 2025 का, फर्स्ट का भी और सेकेंड का भी। इसी पे बेस्ड हम करेंगे। एकदम लेटेस्ट पैटर्न है, इस पे समझेंगे कि क्या आ रहा है इस बेसिस पे, अभी आजकल क्या आ रहा है पेपर में, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। सो हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको इलाबोरेट भी करेंगे, थोड़े से कुछ उसके आसपास के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। पूरी ज्योग्राफी पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में, बट जो भी चीजें रेलेवेंट होंगी, जो भी क्वेश्चन होगा उससे रिगार्डिंग आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन। अच्छे से आप लोग मेहनत करिए, कुछ ही दिन बचे हैं, रिजल्ट खुद ही शोर मचाएगा। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये है आपका स्लाइड, यू कैन सी। हमने कुछ चीजें ऐड भी कर रखा है। सो दिस इज व्हाट हम बात करेंगे एक एक क्वेश्चन के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियनिक रीजन। अब ओशियनिक रीजन यहाँ मैंने मैप लगा रखा है। आई विल डेफिनेटली गिव यू सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बट ये मैप से थोड़ा सा देख लो। क्वेश्चन है एम्स्टर्डम और सेंट पॉल आइलैंड। एम्स्टर्डम आइलैंड जो है ये आप देख सकते हैं, ये जो रीजन है आप इंडियन ओशन है तो क्या होगा, साउथ इंडियन ओशन। आंसर तो हमें मिल गया, सदर्न इंडियन ओशन। लेकिन इसी के बगल में यहाँ पे है दूसरा, जो इसमें जो सेंट पॉल रखा लिखा है वो सेंट पॉल आइलैंड। सेंट पॉल आइलैंड और प्लेट्यू। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, ये जो आइलैंड है, ये दोनों के दोनों जो आइलैंड है, प्लेट्यू है, ये वोल्केनिक सबमरीन टाइप है। वोल्केनिक सबमरीन प्लेट्यू है। और ये जो लोकेशन है, ये दोनों के दोनों अंडर द फ्रेंच कंट्रोल है, तो कह सकते हैं ये फ्रेंच ओवरसीज है। अब इसी के पास इस रीजन में, ये जो आप रीजन देख रहे हैं, इस रीजन में, ये जो आप रीजन देख रहे हैं, इस रीजन में आपको ऐसे करके, ये जो आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला रीजन, ये यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है आपका खेरगुलियन आइलैंड। खेरगुलियन आइलैंड, ये भी फ्रेंच के कंट्रोल में है। इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे ये आइलैंड है, ये है आपका हेरात, और इसको बोल सकते हैं हर्ट आइलैंड, नॉट हेरात। हर्ट एंड मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड आइलैंड। और इस लोकेशन में, ये जो आपका लोकेशन मैंने डिमार्केट किया है, ये वाला लोकेशन जो है आपका, इसमें आपको मिलेंगे, ये जो लोकेशन देख रहे हैं इसमें, ये आपका है क्रोजेट, या समटाइम्स इसको ऐसे भी लिखा जाता है क्रोजेट आइलैंड, जो कि फ्रांस के अंदर ही है। यहाँ पे एक ये जो रिज दिख रहा होगा आप, ये रिज, ये इसका नाम है साउथ वेस्टर्न रिज। साउथ वेस्टर्न रिज इंडियन ओशन के पार्ट में है। इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, इस पूरे लोकेशन को पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूज में रहा है। ये सब टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं ना, न्यूज पे बेस्ड बनते हैं, क्योंकि अब जब कोई लोकेशन न्यूज में है तो वहां से इस टाइप के क्वेश्चन को उठाया जाता है। तो आपको डियागो गार्सिया पता होना चाहिए बढ़िया से। डियागो गार्सिया जो कि
यूके के कंट्रोल में है, यूके और यूएस का बेस है यहाँ पे, जिसको ईरान ने बोला था कि उड़ा देंगे बैटल को लेकर, इस जो अभी वॉर चल रहा है स्पेसिस पे। तो डियागो गार्सिया जो है 99 ईयर्स के लीज पे लेके इसको ट्रांसफर भी किया जा रहा था, मॉरिशस को दिया जा रहा था। तो इस पे यूएस ने अपना ये भी दिखाया था कि उसके फेवर में नहीं था, ये क्रिटिसाइज कर रहा था उसका यूके को। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से, एटलीस्ट इतना इन्फॉर्मेशन यू मस्ट नो। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटी एंड लेक्स इज नोट करेक्टली मैच। कई बार ये नोट नहीं पढ़ते हम लोग, गलती कर लेते हैं, करेक्टली पूछा इनकरेक्टली और गलती हो जाता है यहाँ से। कई बार मैंने भी गलती किया एग्जाम में, सो मेक श्योर आप लोग गलती ना करो। तो ये जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच नहीं है, इसमें आप देखोगे ये जो है बुफेलो आयरी से ये लोकेशन शहर से मैच कर रहा है, तो यस ये सही है एरी। फिर है डेट्रॉइट सुपीरियर, मिलवाकी मिचिगन, ये भी सही है। टोरंटो ओटारियो, ये भी सही है, बट ये जो है ये आपका गलत है। यहां से मैं आपको एक चीज बताऊंगा, फिंगर्स लेक के बारे में आप लोग सुना होगा, फिंगर लेक। फिंगर लेक में 5 लेक है, इसके लिए एक ट्रिक बताऊंगा आपको याद रखने के लिए। सिस्टर मस्ट हेल्प ईच अदर। सिस्टर से होता है आपका लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर। एम से लेक मिचिगन, एच से ह्यूरोन, ई से आयरी और ओ से ओरिटेरियो। यही आयरी पूछा है, जो कि बेफेलो के पास, एरी के पास ये लोकेशन है आपका, सिटीज है। तो ये हमारा आंसर होगा। इसके अलावा मैंने आपके हेल्प के लिए लगा रखा है, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख लेना है कौन सा लोकेशन कहाँ है। लेक बैकाल इस रीजन में देखोगे, रशिया वाले रीजन में है। इसके अलावा एराल सी, ये रीजन है आपका कजाकिस्तान वाला रीजन में। कैस्पियन सी ये रहा, लेक लाडोगा, ये सब लेक जिनेवा, डेड सी वाला रीजन। इसके बाद ये रेड सी, पर्सियन गल्फ, ये लोकेशन काफी न्यूज में है। ये वाला पूरा लोकेशन अच्छे से एक एक पॉइंट देखे जाना, छोटा छोटा आइलैंड वगैरह सब काफी न्यूज में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही तो आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन। तो लेक टोबा, टालीसॉप, ओनिगे, ये सब देख के जाना। ये लेक टिटिकाका, ये सब, ये 5 फिंगर्स लेक, फिर ग्रेट बियर लेक, इसके बाद ये बेरिंग स्टेट्स वाला रीजन, इस सब में ये सब देख के जाना। लेक मलावी, ये सब देख के जाना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लाइंस ऑफ लैटिट्यूड करेक्ट है। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड पे बेस्ड कौन सा क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है द डिस्टेंस बिटवीन, ये मैंने रील्स में भी किया था एक शॉर्ट्स में, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव लैटिट्यूड्स चेंज स्लाइटली फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। वेरी इजी, लेट्स से ये हमारा अर्थ है, तो ये वाला पार्ट जो हमारा, ये मान लो इक्वेटर है 0 डिग्री। तो जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे, क्या ये घटता नहीं जा रहा है लेंथ, और पोल पे जाके एकदम पॉइंट हो जाएगा। तो सही है पहला इक्वेशन, पहला स्टेटमेंट सही है। और पहला सही है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन करो। अब कहता है इफ पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, एक एक डिग्री पे बनाया जाए, ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके, तो ऐसे आते आते यहाँ तक आएगा 90 डिग्री नॉर्थ में, तो 90 साउथ में भी आएगा, 90 डिग्री नॉर्थ साउथ। सो टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स 10 ड्रॉ इंक्लूडिंग द इक्वेटर, कितने पैरेलल्स होंगे। अब देखो पैरेलल्स यहाँ पे जो आओगे, ये तो पैरेलल्स लाइन रहेगा नहीं, तो पॉइंट बन जाएगा 90 डिग्री पे, तो टोटल तो ऐसे आएगा, वहां से यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक अगेन 90, लेकिन ये दोनों पॉइंट हो जाएंगे, पैरेलल्स तो रहेंगे, इसलिए ये दो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आंसर क्या होगा। और एक इक्वेटर, तो हो जाएगा टोटल 181 माइनस 2, क्या हो जाएगा 179। सही है, क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोथ करेक्ट है। नेक्स्ट, अब यहाँ से पता होना चाहिए आपको 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 आर्कटिक सर्कल, नीचे 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक सर्कल, ये सब ट्रॉपिकल क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, ये सब ऐसे करके पोलर रीजन, तो ये सब विंड वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज, इन सब चीजों से आपको रिकॉल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग
एलिमेंट प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर इन वेट परसेंटेज, कितना कौन सा प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, अर्थ क्रस्ट पे कौन कौन जो प्रेजेंट है एलिमेंट उसमें, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पता होना चाहिए 46% से ज़्यादा है, 46.6%। इसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है 28% के पास है अप्रॉक्स। सिलिकॉन के बाद आपके पास एल्यूमिनियम है, लगभग 8% है। उसके बाद आयरन, तीन तीन करके रखो, ऑक्सीजन सिलिकॉन आयरन, ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्यूमिनियम, आयरन कैल्शियम सोडियम और पोटेशियम मैग्नीशियम। आयरन जो है 5% के आसपास है, कैल्शियम जो है 3.6% अप्रॉक्स, सोडियम अप्रॉक्स 3% और पोटेशियम 2.6% समवेयर एल्स और मैग्नीशियम 1.5%। अब क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम से शुरू करना है। तो ऑप्शन में देखते हैं, एल्यूमिनियम 8% होता है, कैल्शियम कैल्शियम 3.6% अप्रॉक्स, सिलिकॉन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगा, यानी कि ऑप्शन से देखो सबसे ज्यादा होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन कौन कौन सा है, जो फोर्थ ऑप्शन फोर्थ में है, तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में सबसे कम इन दोनों से पता चल गया है, क्योंकि सिलिकॉन भी ज्यादा ही होता है, तो हम देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्सीजन 2 होना चाहिए पहला, यही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2, मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। आइलैंड नेशन है और टेक्टोनिक प्लेट्स है, कौन सा टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ है उस बेसिस पे। सो जो कॉमरस होता है ये आपका अफ्रीकन प्लेट में है, तो एक का आंसर 2 है, हमें एक भी पता है तो हम थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हैं, पहला का आंसर 2 होगा, तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड जो है ना, बैफिन बे नाम सुने होंगे यहाँ पे, अगर आप वर्ल्ड मैप में ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा पूरा, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये मान लो कि यूएस और कनाडा का रीजन है, तो और यहाँ पे आप ग्रीनलैंड मान लो है, इस रीजन में आपको बैफिन बे दिखेगा। और अगर आपको इतना पता है बैफिन बे इस रीजन में है, तो सिंपली आप जाओगे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के पास, यूरेशियन प्लेट तो होगा नहीं क्योंकि इस साइड इधर यूरोप है इसके बाद, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगा नहीं, तो इसका आंसर होगा ये बी का 1। और अगर ये दो पता है तो आंसर हो गया, डी हमारा होगा आंसर। श्रीलंका जो है आपको मिलेगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में, नहीं अंडमान मिलेगा आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में, एक मिनट, ना ठीक है, और यूरेशियन प्लेट, ठीक है, आंसर हम पहुंच गए इसी बेसिस। अब इस बेसिस पे अगर हम कुछ कुछ चीजें जान लेना चाहिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए हमें पता होना चाहिए यहाँ से कुछ प्लेट्स के बारे में, मेजर प्लेट्स को पता होना चाहिए। मेजर प्लेट्स में आपको याद होना चाहिए सबसे पहले, नाम कॉन्टिनेंटल वाइज याद कर लो तो ज्यादा आसान है। अमेरिकन प्लेट, यानी इसको लिख सकते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। दूसरा आप साउथ अमेरिकन, थर्ड नॉर्थ साउथ, उसी के पास पैसिफिक सी है तो पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक प्लेट। फोर्थ आप याद रखो अफ्रीकन प्लेट, कॉन्टिनेंट वाइज याद रखना है अफ्रीकन। फिफ्थ आप यूरेशियन, एशिया प्लस यूरोप, यूरेशियन। सिक्स आप याद रखो इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन। और सेवेंथ याद रखो एक अंटार्कटिका प्लेट। ये आपको मेजर प्लेट्स पता होना चाहिए। कुछ माइनर प्लेट्स भी जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है लोकेशन वाइज, वो भी अगर आपको पता रहे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। सो लेट मी राइट हियर, कोकोस प्लेट, लोकेशन इसका याद रखना, कोकोस प्लेट जो है ना सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक के बीच में मिलता है, सो बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक। नजाका प्लेट नाम सुने होंगे, नजाका प्लेट, नजाका प्लेट आपको मिलेगा किस रीजन में, तो साउथ अमेरिका और पैसिफिक, यहाँ सेंट्रल अमेरिका था, यहाँ साउथ, साउथ अमेरिका एंड यहाँ लिखता हूँ
पैसिफिक, इसी को यूज कर लीजिए। सो एटलीस्ट ये दोनों पता होना चाहिए। एक और है, एक दो तीन और एक लिख सकते हैं हम लोग, अरेबियन, अरेबियन प्लेट, ये आपको मिलेगा सऊदी अरेबियन लैंडमास के आसपास, सऊदी अरेबियन रीजन में। क्यूजी, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। दैट्स इट, इतना काफी है। माइनर में, मेजर पता होना चाहिए सबके सब। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द रेक्टर स्केल इज करेक्ट। रेक्टर स्केल से रिलेटेड कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो सबसे पहले रेक्टर स्केल किस टाइप का स्केल है, तो ये क्या करता है, ये एक मैग्नीट्यूड बेस्ड स्केल है, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मापता है। तो मैग्नीट्यूड स्केल है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0 से 10 होता है। तो पहला आंसर है इट इज इंटेंसिटी स्केल ऑफ अर्थक्वेक, गलत हो गया। और पहला आंसर नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब रिक्टर स्केल इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। यस, रिक्टर स्केल बताता ही हमें कि कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इससे हमें पता चलता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पता चलता है अर्थक्वेक का, स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक। तो यानी कि दूसरा सही है, और अगर दूसरा सही है तो आंसर हमारा ये। बट हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे रिक्टर स्केल को। ये जो रिक्टर स्केल होता है, इसको डेवलप किया था रिक्टर के द्वारा ही 1935 40 के आसपास किया गया था। ये लॉगरिथमिक वैल्यू प्रोवाइड करता है लॉग के टर्म में। याद रखना है कि ये लॉगरिथमिक वैल्यू देता है, और ये ओपन एंडेड होता है। क्वेश्चन आया हुआ इस पे भी, ये ओपन एंडेड इंस्ट्रूमेंट होता है, ओपन एंडेड होता है। अब इस अर्थक्वेक से बाद में बात करें तो दूसरा एक स्केल होता है जो काफी फेमस होता है, मर्केली स्केल। मर्केली स्केल, लेट मी राइट फ्रेज। मर्केली स्केल, मर्केली स्केल जो है, ये स्केल पहले डिस्कवर किया था, ये फर्स्ट स्केल था अर्थक्वेक को लेकर, और ये इंटेंसिटी स्केल है, इंटेंसिटी बेस्ड है। इसके अलावा ये क्लोज एंडेड होता है। एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। और इस बेसिस पे एक चीज पता होनी चाहिए कि जो एम्पलीट्यूड होता है अर्थक्वेक का, उसको सिस्मोग्राफ से यूज मेजर किया था, रिकॉर्ड किया था मैं सिस्मोग्राफ। तो एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक यहाँ लिखता हूँ, सिस्मोग्राफ, एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया था सिस्मोग्राफ के द्वारा। We will discuss earthquake in detail. आगे क्वेश्चन होगा earthquake बेस्ड, आया हुआ क्वेश्चन है। Which of the following statement with respect to the ग्लेशियर ट्रफ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो पहला है, अल्पाइन ग्लेशियर स्ट्रिप वैलीज ऑफ देयर सॉइल रेगोलिथ्स एंड सेडिमेंट्स टू फॉर्म ग्लेशियर ट्रफ। यस, ये सही है, क्योंकि ये यू शेप के टाइप में आता है, ये बनाता है यू शेप, इसका शेप जो होता है यू शेप होता है, ये फॉर्म होता है ग्लेशियर इरोजन के द्वारा। तो ये ग्लेशियर ट्रफ जो बनता है यू शेप होता है, ये फॉर्म होता है ग्लेशियल इरोजन। तो ये सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, तो हम सीधा सीधा क्वेश्चन को कट कर देते हैं ऐसे, सॉरी इस नहीं होगा, पहला सही है, तो हम इससे एक ऑप्शन उड़ा सकते हैं। दूसरा, when the sea level is below the floor of glacial trough, the sea water enters at the ice front, recedes, creating a fjord होगा, fjord, creating a fjord। सो यस, ये भी स्टेटमेंट सही है, fjord बनाता है, क्योंकि fjord इसी से बनता है। और जब ग्लेशियर क्या होता है, रिट्रीट करता है ना, तो सी लेवल जो होता है वो कंपेरेटिवली लोअर हो जाता है इससे, थ्रू द ट्रफ से, और जिस वजह से ये बनाता है फेजॉर्ड। इसी फेजॉर्ड का एग्जांपल आप देख सकते हैं नॉर्वे वगैरह में, न्यूजीलैंड के आसपास, ये फेजॉर्ड का एग्जांपल है। और कॉमनली ये एस्केवेंडियन जो होता है ना,
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह, वहाँ इस रीजन में वो देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जो होगा, यानी कि पहला सही है, तो ये नहीं, ये काटना था हमें, ठीक होगा, ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट सही है तो नहीं रहता। आंसर होगा इसका बोथ, बी एंड सी। नेक्स्ट हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मिड लैटिट्यूड डिसीडियस फॉरेस्ट। जब टर्म आ जाए डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में, तो डिसीडियस फॉरेस्ट में ध्यान देना है कि जो मिड लैटिट्यूड डिसीडियस फॉरेस्ट होता है कंसिस्ट लार्जली ऑफ ट्रीज दैट ड्रॉप्स देयर लीव्स ड्यूरिंग समर। यही गलत है, समर में नहीं होता है, लीफ नहीं ड्रॉप करता है, ये विंटर में ड्रॉप करता है, और इस वजह से ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, और पहला गलत हो गया तो हम सारे ऑप्शन को उड़ा सकते हैं और सीधा आंसर पे पहुंच गए, चेक करने की जरूरत भी नहीं है। बट आप इसको करोगे तो मिड लैटिट्यूड डिसीजेस फॉरेस्ट आर नेटिव टू ईस्टर्न, नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप, सही है। और एशिया मिड डिसीज, एशिया में जो होता है ये फॉरेस्ट अकर्स एट द बेल्ट बिटवीन द बोरियल फॉरेस्ट टू द नॉर्थ एंड स्टेपी लैंड मास इन द साउथ, ये भी सही है। और बीच, हिकॉरी एंड वॉलनट, ये सब जो है कॉमन एग्जांपल है ट्रीज का जो इस डेसिडियस रीजन में मिलते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग परमानेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन असेंडिंग ऑर्डर्स। ये क्या लिखा है? तो हीलियम, नाइट्रोजन, नियन, आर्गन। अब आपको एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैस के बारे में पता होना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर में सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ये सब हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो उसको छोड़ दो। उसके बाद की बात जो करते हैं, जो माइन्यूट कम लेवल में, उसके बाद ऑक्सीजन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पढ़े हैं 0.03% होता है, ये भी ऑप्शन में नहीं है, कैसे करें, ये भी छोड़ो। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं आर्गन के बारे में। यहाँ आर्गन भी नहीं है, लेकिन आर्गन का परसेंटेज लगभग 1% के आसपास होता है, तो 0.93% होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हीलियम के बारे में, नियन के बारे में। तो हीलियम जो होता है ना, वो आपका 0.0005% होता है, और हाइड्रोजन जो होता है वो होता है 0.405%। नियन 0.2018% होता है। अब इतना से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। हीलियम हमारे पास 0.0, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, यानी कि पहले हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन के बाद ही हीलियम होगा। और इस हीलियम के बाद जो हमारे पास होना चाहिए नियॉन, जो ये जेनन है। पहले इन तीनों में अगर हम अरेंज करते तो हीलियम, हीलियम जो होगा क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन, सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम, तो सबसे बड़ा वैल्यू हमारे पास हाइड्रोजन का होगा, सॉरी सबसे छोटा वैल्यू हमारे पास हाइड्रोजन का होगा। तो हम हाइड्रोजन को सबसे पहले लिखते हैं, ऑप्शन हमारा 2 होगा स्टार्टिंग, तो ये दोनों नहीं होगा। उसके बाद जो होगा नियन, नियन हमारा है 18, फिर ये 5 नहीं, इसके बाद हमारा होगा, यस, इसके बाद जो होगा हमारा वो होगा ये नियन, तो नियन नहीं, जेनन, जेनॉन होगा, जो कि फोर्थ नंबर पे, क्योंकि दोनों में फोर्थ में है ये, तो इसको साथ ही लेना पड़ेगा। इसके बाद 1 और 3 में डिसाइड करना है, तो नियन और हीलियम में कौन होगा पहले, तो नियन 0.0018 और 0.8, तो ये छोटा होगा, इसके बाद ये होगा, तो इसके बाद होगा हीलियम तीसरे नंबर पे, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। अब हम थोड़ा सा कुछ और भी गैसेस को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कि ये तो हमारा हो गया परसेंटेज के बेसिस पे। अब जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, या फिर आपको एटमॉस्फेयर के बारे में तो तीनों लेयर के बारे में पता होना चाहिए। सबसे नीचे का लेयर जो होता है ट्रोपोस्फेयर होता है, इसके बाद स्ट्रैटो होता है, इसके बाद स्ट्रैटो के बाद होता है मीसो, इसके बाद थर्मो, फिर एक्सो। इन सभी को जहां लास्ट होता है ना, वो होता है पॉज लग जाता है सभी में, ट्रोपोपॉज, स्ट्रैटोपॉज, मीसोपॉज, थर्मोपॉज, एक्सोपॉज। ट्रोपोपॉज में क्या होता है, टेम्परेचर पहले क्या करता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है टेम्परेचर रिड्यूस होता है, ठीक है। इसलिए जितना भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक फेनोमेना होता है, सब के सब इसी में होता है। इसमें स्ट्रैटो में आपको ओजोन प्रेजेंट, ओजोन लेयर मिलता है 20 से 30 किलोमीटर के बीच के रेंज में, ये ओजोन लेयर मिलता है। ये कुछ फैक्ट पता होना चाहिए आपको, इस बेसिस पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ट्रोपो का जो होता है ये 8 से 18 किलोमीटर का बीच में रेंज होता है, हाइट होता है, यानी कि इक्वेटर पे, पोल पे 8 होता है, इक्वेटर से 18 किलोमीटर का हाइट होता है। ये होता है आपका 20 से 50 का, ये होता है आपका 50 से 600 के आसपास, 80 किलोमीटर के आसपास होता है ये मीसो 80। ये होता है 650 के आसपास, और ये होता है 900 से ज़्यादा, 950 60 कह सकते हैं, 960 के आसपास। और इसके बाद जो होता है ना, इंटरप्लानिटरी स्पेस शुरू हो जाता है। चलो नेक्स्ट है,
द पैटर्न ऑफ प्लानिटरी विंड लार्जली डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। प्लानिटरी विंड किस पर से डिस्कस कर किस किस चीजों पर डिपेंड करता है? तो प्लानिटरी विंड टर्म से यूज हो जाता है, यहाँ प्लानिटरी विंड की बात करें तो प्लानिटरी विंड जो होता है वो डिपेंड करता है आपको क्या है, प्लानिटरी विंड किस टाइप पे डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये किस किस कौन कौन चीज होता है, इसका एग्जांपल था ट्रेड विंड, इसी का एग्जांपल है। नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ये सब ट्रेड विंड्स। ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज इसी से होता है, प्लानिटरी विंड है। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हीटिंग, कॉरियोलिस फोर्स। और कॉरियोलिस फोर्स क्यों होता है? ड्यू टू रोटेशन। तो एक ऑप्शन तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ सही ही है। लैटिट्यूडल वेरिएशन एटमॉस्फेरिक हीटिंग ये भी सही है। और तीसरा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। ऑफ कोर्स वाटर बॉडीज और सैंड लैंड मास जो होता है उसमें क्या होता है, वाटर बॉडी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। यानी कि इसका रोल होता है, क्योंकि वाटर लैंड मास जल्दी गर्म होगा तो यहाँ पे जो एयर होगा वो गर्म होगा, वो आपको ऊपर गर्म होगा तो क्या होगा, हल्का हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, और इस वजह से ये विंड फ्लो होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब तीनों सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है which of the following statement with reference to the water vapor in the atmosphere is correct? Water vapor, it has a role to play the stability and instability in the air. Stability and instability nowhere प्ले करता है स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी। यस। दूसरा इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ टू नाइदर बिकम टू कोल्ड और नॉट टू हॉट। ये भी सही है, इसका आंसर जो होगा दोनों होगा। अब थोड़ा सा वाटर वेपर आ गया तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे गैसेस के बारे में। जो कुछ गैसेस होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर वेपर हो गया, उसके बाद ओजोन हो गया, ये सब के सब जो है ना वेरिएबल गैस होता है। और ये वेरिएबल गैस होता है और ये तीनों के तीनों ग्रीन हाउस गैस भी होता है। इसके अंदर CFC भी आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और परमानेंट गैस अगर बात करें, परमानेंट गैस में आता है आपका नाइट्रोजन, उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन और आता है आपका आर्गन। ये परमानेंट गैस है। So let's move next one. Consider the following world climate type and their characteristics. क्लाइमेट टाइप ट्रॉपिकल, वेट एंड ड्राई। ट्रॉपिकल, वेट एंड ड्राई को सवाना टाइप क्लाइमेट भी बोला जाता है। और सवाना टाइप जैसे ट्रॉपिकल, वेट एंड ड्राई की बात करते हैं तो ये विंटर सीजन में ड्राई ड्राई होता है इन विंटर, यस, एंड वेट होता है इन समर। तो यानी कि पहला पेयर सही मैच है, करेक्टली मैच है कितना। फिर मिड लैटिट्यूड की बात करते हैं। मिड लैटिट्यूड जो होता है ना वो सेमी एरिड टाइप होता है, और सेमी एरिड से मिड लैटिट्यूड सेमी एरिड स्टेपी टाइप होता है, ड्राई है, ये भी सही है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जो होता है ना ये रेनफॉल कराता है, इस रीजन में हमेशा रेनफॉल, तो ये रेनफॉल में काफी हेल्प करता है, हेल्प करता है रेनफॉल को लेके। तो ये ड्राई सीजन की बात कर रहा है कि ये जो होगा नो ड्राई सीजन, नो लिख दिया, इसका मतलब सही बात है। चलो यहाँ देख रहे हैं नो ड्राई सीजन, वार्मर समर, सही है, ये भी सही है। थर्ड है मरीन वेस्ट। जो मरीन वेस्ट होता है ये आपको बेसिकली जो है ना वेस्टर्न कोस्ट पे देखा जाता है इसको। वेस्टर्न कोस्ट कहाँ होगा, वेस्टर्न कोस्ट लाइक यूके, यूरोप, इन सब रीजन में। तो ये मरीन जो होता है ये ड्राई नहीं होता है, और नो ड्राई सीजन सही है, नहीं होता है, लेकिन सीवियरली कोल्ड नहीं होता है, कोल्ड कोल्ड नॉर्मल कोल्ड होता है, बट सीवियरली नहीं होता, इसी वजह से ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पे 3 पेयर सही होंगे आंसर। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द क्लाइमेट टाइप बेस्ड ऑन गिवन क्राइटेरिया। क्लाइमेट बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आता है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन अराउंड 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है। ये अगर इस टाइप का क्लाइमेट जो होता है ना सेमी एरिड रीजन में होता है 15 सेंटीमीटर। The development of pronounced winter anticyclone and their weakening of summer in the monsoon like reversal. ये दो कीवर्ड है, winter anticyclone और monsoon like reversal. Wind in the region और poles ward summer temperature और low. अब इस पे आइडेंटिफाई करना है हमें कौन सा सही हुआ। सबसे पहले जब भी हम सब ट्रॉपिकल स्टेपी की बात करते हैं, अभी हम पर क्या है यहाँ पे हमें याद रखना है एंटी साइक्लोनिक बात तो होती है,
विंड एंटी साइक्लोन होगा, लेकिन ये मॉनसून लाइक रिवर्सल ऑफ विंड नहीं देखने को मिलता है, तो इस वजह से ये आंसर होगा नहीं। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये हाई रेनफॉल कराता है, अभी डिस्कस किया है, तो हाई रेनफॉल, लेकिन यहाँ रेनफॉल लिखा है लो और 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कोल्ड क्लाइमेट विद विंटर ड्राई, अब इस क्वेश्चन से हम आएंगे तो यहाँ पे ये चीजें सही हो जाएगी, पर हम थोड़ा सा टुंड्रा को एक्सप्लेन करते हैं, आंसर तो मिल गया। टुंड्रा में हमेशा लो रेनफॉल होता है, एक बात तो सही है, लेकिन ये जो लिखा है ना एंटी साइक्लोन एंड मानसून लाइक, यहाँ पे आपको मानसून लाइक जो रिवर्सल है वो देखने को, एंटी साइक्लोन यहाँ पे होता है लेकिन मानसून लाइक में तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा होगा सी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज ओवर टाइम स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बियॉन्ड गुजरात एंड महाराष्ट्र, बिल्कुल सही बात है, इससे ज्यादा है डेवलप हुआ है। फिर है रॉ कॉटन इज नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, ऑफकोर्स रॉ कॉटन जो है वेट लूज नहीं करता, तो सही है इसका भी आंसर। नेक्स्ट है हमारा, अब कॉटन से लेके क्वेश्चन है, तो आप कॉटन के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो, कॉटन के बारे में क्या, कि कॉटन के लिए कितना रेनफॉल चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, सॉइल किस टाइप का चाहिए, ये सब, लोकेशन क्या क्या है। इंदौर सिटी मध्य प्रदेश सिचुएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, किस रीजन में इंदौर सिटी प्रेजेंस है, तो इसलिए ये मैंने प्लेट्यू वाला रीजन का मैप रखा था, इंडिया वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इसके बाद आपको ये महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, दंडाकरण्य प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ प्लेन, फिर है ग्रहजत हिल्स, यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये आपको देख ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये है आपका बुंदेलखंड, ये है आपका बागेलखंड, ये है आपका मालवा प्लेट्यू, है सेंट्रल आइलैंड, ये है अरावली रेंज, तो यहाँ मारवाड़ प्लेट्यू मिल जाएगा इस रीजन में आपको। तो पूछ रहा है इंदौर किस लोकेशन में, तो इंदौर का लोकेशन यही आसपास होगा, मध्य प्रदेश के आसपास यही होगा, तो इस लोकेशन में इंदौर इस लोकेशन में होगा, और इस लोकेशन में आपका मालवा प्लेट्यू, तो आंसर होगा मालवा प्लेट्यू। इसलिए आपको मैप हमेशा देखते रहना, ये आपका मेघालय प्लेट्यू है, ये राजमहल हिल्स वगैरह है, छोटा नागपुर रीजन में मिलता है, तो इसलिए मैप का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एटलीस्ट आप मैप के पास 5 7 10 मिनट रोज कुछ ना कुछ लोकेशन पर्टिकुलरली देखो, उसको रिकॉल करो, हेल्पफुल होगा। विच अमंग द फॉलोइंग क्लासेस टाउन होल्ड द हाईएस्ट परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन एज पर 2000, सबसे पहले थोड़ा सा सेंसस को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, फिर हम सेंसस के, तो फर्स्ट टाइम सेंसस जो हुआ था वो कब हुआ था, फर्स्ट टाइम सेंसस जो हुआ था 1872 में, कौन करवाया था, तो लीटन। इसके बाद डिकेडल 10 साल वाला डिकेडल सेंसस जो करवाया था वो था 1881 में, कौन करवाया था, रिपन, रेगुलर करवाया गया था इसके द्वारा, रेगुलर। अब 2011 से फैक्ट आपको पता होना चाहिए, पर यहाँ क्लास वाइज पूछा है, तो अगर हम इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6 क्लास था, पहला में जो पॉपुलेशन था वो था आपका मोर देन 1 लाख, सेकेंड में जो था वो था 50,000 से 1 लाख, थर्ड में था आपका 20K से 50K, 20,000 से 50,000, और फोर्थ में था आपका 10K से 20K, और फिफ्थ में था 5K से 10K, और सिक्स में था आपका 1K से, और जीरो यूज कर सकते हैं सिक्स में सबसे कम वाला, यानी कि 0 से 5K, ये था। और ऑप्शन है कौन सबसे हाईएस्ट था, ऑप्शन में 1 है ही नहीं, तो 2 होगा आंसर। नेक्स्ट है द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल गुजरता किस किस स्टेट्स, कौन सा 4 लोकेशन है इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है आपको 4 इंपॉर्टेंट लोकेशन से गुजरता है, पहला है आपका दिल्ली, दिल्ली से सीधा ये कनेक्ट होता है आपका मुंबई, मुंबई से ये जाता है चेन्नई, और चेन्नई से ये कनेक्ट होता है कोलकाता, ये उसका लोकेशन। अब ये कनेक्ट होता है तो रास्ते से होते, अब मान लो कोई भी चीज जो ये आपको मान लो वेस्ट है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लगाओ, यहाँ चेन्नई से अगर कोलकाता को यहाँ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे बीच जैसे तो जाएगा नहीं, तो इस रीजन से जाता है ऐसे, और उड़ीसा होते हुए जाता है, तो उड़ीसा से होते हुए जाता है तो यानी कि भुवनेश्वर से होते हुए जाएगा। दिल्ली से मुंबई आता है तो ये जयपुर से होते हुए आता है, तो ये भी सही है, लेकिन ये लखनऊ और इंदौर का भी नहीं जाएगा, यूपी को बीच से नहीं काटता, लखनऊ में नहीं जाता है, और इंदौर से नहीं हो जाएगा, इंदौर तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि सेंट्रल इंडिया में है, तो यहाँ तो कुछ किसी भी तरीके से आएगा नहीं, ऐसे आता है,
और फिर ऐसे चला जाता है, ऐसे, और ये ऐसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो इस बेसिस पे हमारा करेक्ट कौन सा नहीं है, तो 3 और 4 आंसर होगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ यहाँ से। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बाद नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पता होना चाहिए। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये आपको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। कन्याकुमारी। एक है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है सिलचर को जोड़ता है पोरबंदर से। और अगर हम रोड नेटवर्क की बात करें इंडिया में, तो सबसे सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इन द वर्ल्ड इंडिया में। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। सबसे पहले कितने मेजर पोर्ट्स है? 13 टोटल। अब है दीन दयाल पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द गल्फ ऑफ खंबात, सही है। कोचिन पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द वेम्बनाड कयाल, नहीं गलत है। मुरमुगाओ पोर्ट इज सिचुएटेड इन द जुआरी रिवर एस्चुरी, सही है, गोवा के पास। प्रदीप पोर्ट इज सिचुएटेड इन द गोदावरी, नहीं, हुगली। तो आंसर होगा 1 और 3, सही है। तो इस बेसिस पे 2 आंसर नहीं होगा तो इसको भी काट सकते थे, इसको भी काट सकते थे, इतना तो आसान कर सकते थे तो 2 नहीं होगा। फर्स्ट सही होगा तो ऑप्शन हमारा हो गया बी। लेकिन हम थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करते हैं, मैंने स्लाइड रखा है इसके लिए। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, ये गल्फ ऑफ खंबात रीजन गुजरात में है। गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ आपको मिलता है दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट, इसी को कांडला पोर्ट के नाम से भी जानता है, कांडला पोर्ट। इसके बाद आप मुंबई आ जाओ, महाराष्ट्र आ जाओ। और महाराष्ट्र में आपको मिलेगा एक पोर्ट जिसका नाम है मुंबई पोर्ट, और दूसरा है इसी के पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल, या इसी का दूसरा नाम है नेहवा सहवा। ये दोनों विलेज है इसलिए नेहवा सहवा इसके नाम पर रखा। यहीं पे एक आइलैंड है, एलिफेंट आइलैंड। इसके अलावा अब आप आ जाओ नीचे, और यहाँ मिलेगा आपको न्यू मंगलुरु पोर्ट। इसी रीजन में मिलेगा आपको न्यू मंगलुरु पोर्ट। न्यू मंगलुरु पोर्ट, और ये जो है न्यू मंगलुरु पोर्ट जो है आपका कर्नाटका वाले रीजन में होगा, ऑल वेदर पोर्ट। ये यहाँ होगा, सॉरी, ये जो लोकेशन होगा ना इसका यहाँ होगा, न्यू मंगलुरु पोर्ट यहाँ होगा। और यहाँ आपको मिलेगा मुरमुगाओ पोर्ट। मुरमुगाओ पोर्ट गोवा में, यही मिलता है एस्चुरी ऑफ, या ये भी लिख सकते हैं ऐसे, एस्चुरी ऑफ जुआरी रिवर, जुआरी। न्यू मंगलुरु जो है आपका ऑल वेदर पोर्ट है, ऑल वेदर पोर्ट। इस ये रहा हमारा वेस्ट कोस्ट। एक और है कोचिन, केरल, कोचिन पोर्ट। ये जो आपका कोचिन केरल वाला पोर्ट है, कोचिन पोर्ट, ये आपका है केरला में वेलिंगटन आइलैंड पर, वेलिंगटन आइलैंड। लैपटॉप चार्ज लगाने दो थोड़ा सा। चलिए,
नेक्स्ट पार्ट हमें करना है ईस्टर्न कोस्ट पे आ जाते हैं हम। ईस्टर्न कोस्ट पे आपको एक पोर्ट मिलेगा, हियर यू विल सी, यहाँ पे आपको एक पोर्ट मिलेगा जिसका नाम है तूतीकोरिन, तमिलनाडु। ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार के पास। इसके बाद इसके ऊपर जस्ट ऊपर है आपका पोर्ट चेन्नई पोर्ट। ये जो आपका है लार्जेस्ट ईस्ट कोस्ट का पोर्ट है, ये लार्जेस्ट ईस्ट कोस्ट पोर्ट चेन्नई। इसके बाद इसके जस्ट ऊपर आपको दिखेगा यहाँ पे इन्नौर, इन्नौर पोर्ट। ये आपका एक टाइप का ये है फर्स्ट कॉर्पोरेट पोस्ट, इसको पोर्ट बोलते हैं, कॉर्पोरेट पोर्ट। इसके अलावा आप आंध्रा में आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वाइजैक, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्रा में। इसके बाद उड़ीसा में आपको मिलेगा प्रदीप। इसके बाद यहाँ कोलकाता पोर्ट, ऐसे यहाँ कोलकाता पोर्ट, इसको ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे आपको एक और पोर्ट मिलेगा इस रीजन में, यहाँ पे इस रीजन में कह सकते हैं हल्दिया पोर्ट, जो कि कहाँ होगा, हल्दिया जो है कहाँ है, तो हुगली के पास, हुगली पे डबल ओ होता है, हुगली पे। तो ये था मेजर पोर्ट सभी के बारे में। यू मस्ट नो बिट ऑफ इंफॉर्मेशन यू मस्ट हैव रिगार्डिंग दिस। चलो नेक्स्ट करते हैं, 20 क्वेश्चंस और है। तो विच वन among the following is not an atmospheric natural disasters? Natural disasters कौन सा एटमॉस्फेरिक? अब बताओ, ड्रॉट लैक ऑफ वाटर से होता है, तो बारिश नहीं होगी इस वजह से होगा, तो ये तो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है, ऑफ कोर्स है। हेलस्टॉर्म, स्टॉर्म क्लाउड से होता है, स्टॉर्म आंधी तूफान, ये भी एटमॉस्फेरिक है। फ्रॉस्ट, ड्यू टू लो टेम्परेचर क्या होता है, फ्रॉस्ट होता है, ये भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। एवलांचेस, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, ये आंसर निकल के आएगा क्योंकि ये स्नो स्लाइडिंग के केस में होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट NI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज करेक्ट। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 2006, बिल्कुल सही है। ये बना था नेशनल डिजास्टर्स मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बाद पेस्ट पे, तो ये सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो पहला सही है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2000, ये लिख भी दिया यहाँ पे, इंस्टीट्यूट विल एस्टैब्लिश एसेस नेशनल लेवल ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन विद रेफरेंस टू द डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा बोथ। अब है कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द सेकेंडरी वेव, एस वेव, अर्थक्वेक से होगा। थोड़ा सा अब अर्थक्वेक को यहाँ पर हम एलाबोरेट करेंगे। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में पहला हमारा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये अर्थ सरफेस है, ये है हमारा अर्थ सरफेस, तो और ये है आपका जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, जहां से अर्थक्वेक होता है, इसी फोकस को हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। और यहाँ से जो पहली बार जो वेव जो है ना अर्थ सरफेस पे पहुंचता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ईपी सेंटर, ईपी सेंटर। अब हम ये जो अर्थक्वेक होता है, दो तरीके के वेव जनरेट करता है, एक होता है आपका बॉडी वेव और एक होता है सरफेस वेव। जो बॉडी वेव होता है उसके दो टाइप होते हैं, पी वेव और एस वेव। और जो सरफेस वेव होते हैं इसके भी दो पार्ट होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक जो होता है वो होता है आपका लव वेव, कहीं प्यार ना हो जाए, चलो लव वेव। और दूसरा जो होता है आपका होता है रेले, नाम था उसी के बेसिस पे रखा गया, इसलिए इसका नाम है रेले।
रेले वेव। अब पी वेव जो होता है ना, इसको यहाँ नीचे एलेबोरेट करते हैं। जो पी वेव है ये होता है आपका प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव कहने का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टू अराइव, फर्स्ट टू अराइव होता है। और इसमें क्या रखना है, तो ये ट्रैवल करता है थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों से करता है, गैसियस मटेरियल, तीनों मटेरियल से पास करता है। और ये जो करता है वाइब्रेट करता है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। इतना पी वेव के बारे में पता होना चाहिए। एस वेव की बात करेंगे हम। जो एस वेव होता है ये आपका सेकेंडरी वेव होता है। ये केवल और केवल ट्रेवल करता है ओनली इन सॉलिड मटेरियल एंड ये वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलर टू द वेव, इसीलिए डिस्ट्रक्टिव होता है ये सब। ये उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। लव वेव भी जो होता है ये भी परपेंडिकुलर होता है, इसलिए सरफेस वेव ज्यादा खतरनाक होता है। लव वेव ये भी परपेंडिकुलर होता है। और रेले जो वेव है वो भी आपका क्या होता है, तो एक ये एलिप्टिकल मोशन करता है, एलिप्टिकल मोशन। सो ये सब आपको कम से कम पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको अगर थोड़ा बहुत और पता होना चाहिए तो सरफेस वेव के बारे में थोड़ा सा और इलाबोरेट करें तो ये जो होता है लास्ट टू रिपोर्ट होता है, पर ये काफी डिस्ट्रक्टिव होता है। ये जो होता है, लेट मी चेंज, यस, ये जो होता है आपका लास्ट टू रिपोर्ट होता है या लास्ट टू अराइव कर सकते हैं। लास्ट टू अराइव होता है सरफेस वेव एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है ये। इतना पता होना चाहिए, दैट्स इट है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत और अगर सोच रहे हो पता होना चाहिए, सो शैडो जोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। शैडो जो 105 डिग्री से 145 डिग्री का रीजन होता है वो शैडो जोन होता है फॉर बोथ पी एंड एस वेव, दोनों के लिए होता है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है। क्वेश्चन है कि दे क्रिएट्स ट्रफ एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू व्हिच दे पासेस। एस वेव ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर होता है तो ऐसे से जाता है, इसको क्रेस्ट इसको ट्रफ बोलते हैं, क्रिएट करता है, सही है। द डायरेक्शन ऑफ वेव एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द, लिखवाई दिया, परपेंडिकुलर होता है एस वेव, तो दूसरा भी सही है। दैट मीन्स हमारा आंसर जो होगा वो होगा सी, बोथ। नेक्स्ट है मिनरल से रिलेटेड। सो which of the basis of characteristics related to it? Usually grace crystal often found in the basaltic rocks and magnesium, iron and silica are the major elements. हम बात कर रहे हैं ओलिविन का। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आते हैं, काफी खतरनाक भी होते हैं, जरूरी नहीं होता है सभी के सभी क्वेश्चंस करना ही है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सॉल्ट वेदरिंग इज करेक्ट? सॉल्ट वेदरिंग के केस में कहता है सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन मोस्ट इफेक्टिव फॉर ऑल द सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेस। यस ऑफ कोर्स सही है, इफेक्टिव तो है ही। इसके बाद है कि द सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव ओवर सेडिमेंट्री रॉक्स एज कंपेयर टू द इग्नियस रॉक्स। यस ये भी सही है, आंसर होगा इसका बोथ, दोनों करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following with reference to the surface inversion of temperature is correct? Temperature inversion basically simple term, it causes instability in the lower layer of the atmosphere. सरफेस इन्वर्जन जो होगा इंस्टेबिलिटी नहीं ला सकता, टेम्परेचर चेंज होने से इंस्टेबिलिटी आती है नहीं। एंड दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स अंटिल द सन, क्योंकि ये जनरली सन कम्स अप। हाँ ये भी सही है, ये सही है, इसका मतलब इसका आंसर होगा ओनली टू।